हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उपग्रहों की गति। इस चैप्टर के अंदर हम लोग उपग्रहों की गति, भूस्थिर उपग्रह तथा पलायन वेग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ पिंड ऐसे हैं जो सूर्य के परितः नियमित कक्षाओं में गति करते हैं। इन पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। इन पिंडों के अलावा ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी पिंड मौजूद हैं जो ग्रहों के परितः चक्कर लगा रहे होते हैं और इन पिंडों को हम उपग्रह का नाम देते हैं। बच्चों, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह होता है, जैसे कि चंद्रमा, ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है। और दूसरा जो सैटेलाइट होता है, जो उपग्रह होता है, उसे मानव निर्मित या आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। इन सैटेलाइट को हम अपने पृथ्वी के सतह से पृथ्वी की कक्षाओं में क्या करते हैं, भेजते हैं और ये फिर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। इन्हीं उपग्रहों की मदद से हम अपने घर पर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और GPS जैसी सुविधाओं का उपयोग कर पाते हैं। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं उपग्रहों के कक्षीय वेग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, आज हम लोग इस सैटेलाइट का, इस उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, ये हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में निकालेंगे। बच्चों, आप कंसिडर करिए कि एक सैटेलाइट है जिसका द्रव्यमान m है और वो पृथ्वी के चारों तरफ एक वृत्तीय कक्षा में जिसकी त्रिज्या r है, v0 वेलोसिटी से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कैसे? आप मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र, इसका पृथ्वी का द्रव्यमान हम मान लेते हैं कितना है, me है। और पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर एक सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, एक वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर लें, सबसे पहले एक वृत्तीय कक्षा बना दें। तो ये हो गया हमारा ऑर्बिट। यहाँ सैटेलाइट है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और वो इस वृत्तीय कक्षा में v0 वेग से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के नियम से आप जानते हैं कि पृथ्वी और इस उपग्रह के बीच में एक आकर्षण काम करेगा, जिस आकर्षण को हम ऐसे लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण F = कैपिटल G, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल। तो दोनों का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा me × m अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है, r² है। साथ ही साथ बच्चों, ये जब पिंड चारों तरफ, इस पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा होगा तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल भी कार्य कर रहा होगा। तो इस अभिकेंद्र बल को अगर हम लिखें तो ये अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा, F = mv²। v क्या है, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग, अपॉन r²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था जब हम लोग वृत्तीय गति पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि जब कोई भी कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो एक बल जो है उसके केंद्र की तरफ लग रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इस अभिकेंद्र बल का जो मान है वो उस कण के, जो किसी भी केंद्र के परितः चक्कर लगा रहा है, उस कण के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग का गुणनफल तथा उनके बीच की जो दूरी है यानी त्रिज्या है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें अभिकेंद्र बल का मान पता चल जाता है। तो इनको हम दो इक्वेशन लिख दें। इसको लिख लेते हैं, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1, और इसको लिख लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। बच्चों, अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो अभिकेंद्र बल है, ये जब दोनों बराबर होंगे तभी ये वृत्तीय गति संभव है। तो अगर सैटेलाइट उपग्रह वृत्तीय गति कर रहा है तो ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसके लिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, बराबर करें, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगा। कैसे लिखना है, m v0² अपॉन r = कैपिटल G me × m अपॉन r²।
इस m से इस m को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ r से ये r कैंसिल हो जाएगा, यानी मिला हमें v स्क्वायर v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख दें, v इक्वल्स टू रूट ओवर जी एम ई अपॉन r। बच्चों अगर आप ये कंसिडर करिए कि ये जो उपग्रह है जो पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर पृथ्वी के परितः चक्कर लगा रहा है, तो सतह से इसकी जो दूरी है, अगर वो दूरी h हो, ये दूरी कितनी हो, h हो, और ये दूरी पृथ्वी की त्रिज्या है, तो ये जो r है, स्मॉल r हमने लिखा है, इस r को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस r के इक्वल। सॉरी, ये जो r है ये किसके बराबर हो जाएगा, आर ई प्लस एच के बराबर। अब इस r का मान इस इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें, तो ये इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल्स टू रूट ओवर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। बच्चों ये हो गया किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग अगर वो पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा। बच्चों इस कक्षीय वेग को हम गुरुत्वीय त्वरण के भी रूप में लिख सकते हैं, और उसको लिखने के लिए हमें पता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो g होता है उसका मान होता है कैपिटल G, m e पृथ्वी का द्रव्यमान और आर ई स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। यहाँ से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा जी एम ई इक्वल्स टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। और इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें जी एम ई की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक, यहाँ से ये देखिए ये आर ई स्क्वायर जो है, स्क्वायर है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम बाहर लिख सकते हैं, तो यही इक्वेशन जो है वो बदल जाएगा, ये हो जाएगा वी नॉट आर ई रूट ओवर जी अपॉन आर ई प्लस एच। बच्चों ये हो गया कक्षीय वेग का मान गुरुत्वीय त्वरण के रूप में। इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग किसी भी उपग्रह का वेग निकाल सकते हैं जो पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई दूरी पर पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण कर रहा हो। बच्चों अगर आप ऐसा मानिए कि ये जो उपग्रह है ये पृथ्वी के सतह के बहुत करीब हो, तो इस केस के लिए अगर ये उपग्रह यहाँ ना हो कि पृथ्वी के सतह के बहुत करीब हो, तो जो h है ये h, या ऐसे कहें कि अगर h की वैल्यू बहुत स्मॉल हो किसकी तुलना में, आर ई की तुलना में, तो यहाँ जो आर ई प्लस एच लिखा गया है ये आर ई, तो आपको पता है कि अगर बहुत कम हो गया और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास में है, तो इस एच के मान को हम पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ जहाँ आर ई प्लस एच लिखा गया है इसकी जगह पे हम केवल क्या लिख सकते हैं, आर ई लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा कब करेंगे, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब ये उपग्रह पृथ्वी के सतह के बहुत ही समीप हो, तब कर सकते हैं। अच्छा, तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये भी तो यही इक्वेशन, इसमें से बस आर ई को हमने क्या कॉमन किया था, तो ये हो गया जी आर ई स्क्वायर, और आर ई प्लस एच की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं आर ई। ठीक है, तो इस आर ई से ये आर ई कैंसिल हो गया। यहाँ से जो आपको वेग मिला वो कितना मिल गया, ये मिल गया हमें, इसको ऊपर लिखें, तो यहाँ से जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो कितना होगा, वी नॉट रूट ओवर जी इंटू आर ई। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब h का मान जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में काफ़ी कम हो, तब ही ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बच्चों इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, तो किसी भी उपग्रह का
जो कक्षीय वेग है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पे? पृथ्वी की, मतलब जिस भी पिंड के चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगा रहा है उसकी दूरी, साथ ही साथ ऊंचाई पर, और ये किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करती। यानी उपग्रह का जो खुद का द्रव्यमान है, जो उसका खुद का मास है, उस पे ये निर्भर नहीं करती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, मतलब पृथ्वी के सतह से दूरी आप बढ़ाते जाएंगे, उपग्रह का जो कक्षीय वेग है, जो वेग है वो क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ h क्या है? नीचे है। तो जैसे जैसे हम h का मान बढ़ाएंगे RE प्लस h का मान बढ़ेगा, और RE प्लस h का मान बढ़ने का मतलब है कि g के मान से वो डिवाइड होगा, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो और कम होती जाएगी, और इसका मतलब है कि जो कक्षीय वेग आएगा h के साथ, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो कक्षीय वेग है वो घटता जाता है। बच्चों, ये तो हो गया कि किसी भी उपग्रह का वेग हमने निकाल दिया जब वो किसी भी क्या कि पृथ्वी के परितः r, स्मॉल r दूरी पर वो चक्कर लगा रहा है, जहाँ r की जगह हम लोग क्या लिखे हैं? r की जगह हमने लिखा है पृथ्वी की त्रिज्या और प्लस पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर अगर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो उसके लिए जो कक्षीय वेग आएगा वो कितना आएगा? v0 के बराबर आएगा। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम लोग इसका परिक्रमण काल निकालते हैं। परिक्रमण काल का मतलब कि जब उपग्रह इस यहाँ पे होगा, A पर होगा, तो A से जब वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा के फिर A पर पहुँच जाएगा, तो A तक आने में उसे कितना समय लगेगा? इसके लिए हम लोग क्या करें? एक्सप्रेशन लिख लें, मैथमेटिकल टर्म में निकाला जाए तो क्या लिखा जाए हम लोग? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल निकालने के लिए आप लिख सकते हैं परिक्रमण काल। किसका? उपग्रह का। तो परिक्रमण काल कैसे निकलेगा? बच्चों, इसके पहले भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब हमें समय निकालना होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? दूरी बटे चाल। इस वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? समय निकाल सकते हैं। यहाँ हमें समय ही निकालना है। समय का मतलब, अगर आप परिक्रमण काल का मतलब समझें तो अगर मान लीजिए कि उपग्रह यहाँ पे है और ये पृथ्वी है, तो इस उपग्रह को एक चक्कर, इस पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? जैसे हम लोग पृथ्वी का भी तो निकालते हैं कि वो अपनी धुरी पर कितने समय में चक्कर लगाती है, तो 64 दिन में लगाती है, और सूर्य के परितः अगर इसे घूमना होता है तो कितना लगता है? 365 दिन में ये एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो अगर कोई सैटेलाइट है और वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो हम समय निकालना चाहते हैं कि वो कितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर ले। अब अगर आपको समय निकालना है तो आपके पास एक फॉर्मूला है, दूरी और बटे चाल। तो अभी हमने देखा कि पृथ्वी जो है उपग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है? एक वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है। तो वृत्तीय कक्षा की ये दूरी कितनी होगी? ये इसके परिधि के बराबर होगी। यानी अगर हम यहाँ से परिक्रमण काल लिखें t, तो क्या लिखेंगे कि इस कक्षा का ये जो कक्षा है इसकी कक्षा का परिधि, ये लिख सकते हैं ना कि मतलब ये जो कक्षीय वेग है, ये जो दूरी है, ये इसकी परिधि, और इसको क्या कर सकते हैं? हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? चाल से। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? यहाँ लिख सकते हैं कक्षीय वेग। यहाँ पे हम कक्षीय दूरी भी लिख सकते हैं इसको। तो ये परिधि ही तो पूरी दूरी होगी। तो अगर इसको हम ऐसे लिखें तो वृत्त का परिधि कितना होता है? वृत्त का परिधि होता है वो 2 पाई r के बराबर होता है, और इसका कक्षीय वेग हमने कितना निकाला है? वो निकाला है हमने v0। ठीक है बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई और r बाई v0 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है वृत्तीय गति में कि v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। इस फॉर्मूले से हम यहाँ ओमेगा लिख सकते हैं, जहाँ ओमेगा क्या है? उपग्रह का कोणीय वेग है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर यही जो परिक्रमण काल है हम उसको पृथ्वी की त्रिज्या, गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको लिखने के लिए देखिए कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए इसको हटाएं यहाँ से, और हमने अभी पढ़ा कि जो r है, स्मॉल r है, वो क्या है? वो पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पर उपग्रह चक्कर लगा रहा है वो है। यानी r की वैल्यू क्या है?
r जो है वो आर ई प्लस एच के बराबर है। तो यहाँ पे जो परिक्रमण काल है t, उसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई, और r की जगह हम क्या लिखते हैं, ये लिखा जा सकता है आर ई प्लस एच। ठीक। अच्छा, जो v नॉट है, v नॉट की जगह पे हम लोग अभी हमने निकाला ना कक्षीय वेग कितना होगा, तो ये होगा कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और m e मास ऑफ अर्थ अपॉन नीचे क्या लिख देंगे r, ये r आएगा, लेकिन r की जगह हम क्या लिखना चाह रहे हैं, आर ई प्लस एच, तो यहाँ हमने लिख दिया आर ई प्लस एच। ये फॉर्मूला हो गया। अब आप इसको देखिए ध्यान से, t इक्वल्स टू 2 पाई लिखा जाए और हम चाहते हैं कि इन सारी वैल्यू को रूट के अंदर लिखें। तो देखिए ये बाहर है रूट के, ये रूट के बाहर है, तो रूट के अंदर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और यहाँ से ये इसके डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगा, तो पहले तो स्क्वायर करेंगे तो इसका पावर 2 हो जाएगा, और फिर नीचे वाले को जब ऊपर लेके जाएंगे तो एक पावर और बढ़ जाएगा, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का क्यूब अपॉन नीचे कितना लिखा जा सकता है, जी, कैपिटल G इंटू एम ई। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चों किसी भी उपग्रह का परिक्रमण काल। ये इस परिक्रमण काल को हम गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्म में लिखना है तो अभी हमने पढ़ा कि गुरुत्वीय त्वरण G जो होता है वो कैपिटल G एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से जी एम ई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। तो ये जो परिक्रमण काल है t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 पाई, और आर ई प्लस एच तो ऐसे ही रहेगा, तो ये लिख दिया आर ई प्लस एच का क्यूब, और नीचे जी एम ई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया किसी भी उपग्रह का परिक्रमण काल गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्म में। अब आप इस पे वैल्यू रख के किसी भी उपग्रह का क्या कर सकते हैं, परिक्रमण काल निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया, इसके पहले वाले टॉपिक पे हमने बात किया कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के बहुत समीप हो तो हम आर ई प्लस एच की जगह क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आर ई यानी पृथ्वी की त्रिज्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम कहें कि कोई सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के बहुत करीब है, तो बहुत करीब होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी, किससे, आर ई की। ऐसे कंडीशन में हम आर ई की तुलना में एच को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, निगलेक्ट मान सकते हैं। तो जो आर ई प्लस एच है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर ई लिख सकते हैं। इस केस में जो परिक्रमण काल है वो बदल जाएगा, और परिक्रमण काल 2 पाई इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए आर ई प्लस एच की जगह क्या लिखेंगे, हम सिर्फ आर ई लिखेंगे, तो पावर कितना है 3, तो ये हो जाएगा आर ई क्यूब अपॉन नीचे कितना आएगा, जी आर ई स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच कितना गया, t इक्वल्स टू 2 पाई, ऊपर आर ई पृथ्वी की त्रिज्या और नीचे जो है वो है g। ठीक है, ये परिक्रमण काल है या आवर्त काल जिसको हम लोग कहते हैं। ये कब होगा, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के बहुत ही समीप होगा। बच्चों, अब अगर हम यहाँ से चाहें तो किसी भी उपग्रह की अगर हमें टाइम पीरियड पता हो, अगर हमें पृथ्वी की त्रिज्या तो सबको पता है 6400 किलोमीटर, गुरुत्वीय त्वरण पता हो, तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी उपग्रह की ऊंचाई निकाल सकते हैं कि वो पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पे पृथ्वी के परितः चक्कर लगा रहा है। तो अगर आपको ऊंचाई निकालनी है किसी भी उपग्रह की तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, इसी इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, इस इक्वेशन का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो वर्ग करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और रूट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये रूट तो हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, आर ई प्लस एच होल क्यूब अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, जी आर ई स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच क्यूब इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी
आर ई स्क्वायर। हमें तो यहाँ से सिर्फ h निकालना है, तो h निकालने के लिए 4 पाई को क्या कर दें, उधर भेज दें नीचे। तो आर ई प्लस एच ये हो गया क्यूब। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिख दें 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए हमें h निकालना है, तो h तभी निकलेगा जब ये पावर उधर जाए, और पावर उधर जाने के लिए क्या कर लें, सबका क्यूब रूट ले लें। मतलब ये पावर इधर कितना है 3 है, तो इधर भेज दें, कितना हो जाएगा 1/3। जैसे इधर पावर होता है ना 2, इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाता है 1/2। तो ये 3 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3। मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ई प्लस एच इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लिख दिया पावर हमने 1/3। इसी को क्यूब रूट कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं जैसे स्क्वायर रूट होता है, ये क्या है क्यूब रूट। ये हो गया। अब यहाँ से अगर आपको h निकालना है तो h कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये आएगा। और कितना आ जाएगा यहाँ पावर 3। अब आर ई को क्या कर दिए, इधर भेज दिया हमने, तो माइनस हो गया आर ई। तो कोई भी उपग्रह, अगर किसी उपग्रह का आपको आवर्तकाल पता है, मतलब टाइम पीरियड पता है, कि टाइम पीरियड मतलब कि वो उपग्रह पृथ्वी के परितः एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, आपको टी पता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या हमें पता है 6400 किलोमीटर। तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर सिर्फ हमें आवर्तकाल पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि वो जो उपग्रह है वो पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है या चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक, ये आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करें। चलिए बच्चों अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। भू स्थिर या भू तुल्यकाली उपग्रह। बच्चों जो ये भू स्थिर उपग्रह है इसी को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, इंग्लिश में से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब जरा आप इसके नाम को देखिए तो आपको इसके नाम से ही ये बात क्लियर हो रही है कि एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष क्या हो, स्थिर हो। अब ये बात कैसे मतलब आए कि अगर कोई ऐसा उपग्रह हो जो पृथ्वी के साथ ही क्या कर रहा हो, चक्कर लगा रहा हो, तो ऐसे सभी उपग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, भू स्थिर उपग्रह या भू तुल्यकाली उपग्रह कहेंगे। बच्चों अब ये उपग्रह कैसे काम करता है, इसके लिए आपको समझना होगा कि ये कैसे पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रह सकता है। जबकि हम सबको पता है कि पृथ्वी खुद ही स्थिर नहीं है, वो अपनी धुरी पर अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, और ये स्पिन कंप्लीट हो जाता है कितने देर में, 24 घंटे में। बच्चों इस चीज़ को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझिए कि आप ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं और ट्रेन की जो विंडो है, खिड़कियाँ हैं, वो एकदम से बंद हैं। अब अगर ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है, आपको जर्किंग वगैरह नहीं पता चलता है, तो आपके सामने वाली सीट पे कोई पैसेंजर अगर बैठा है तो ट्रेन तो चल रही है ना, लेकिन आपके सामने वाला पैसेंजर क्या आपसे दूर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस वेग से आप चल रहे हो उसी वेग से आपके सामने वाली सीट पे बैठा पैसेंजर भी चल रहा है। यानी अगर दोनों के मध्य सापेक्षिक गति की हम बात करें तो दोनों के मध्य की जो सापेक्ष गति है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक इसी तरह से ऐसे सैटेलाइट बनाए जाते हैं जो पृथ्वी के साथ साथ ही चक्कर लगाते हैं। मींस कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितने देर में घूमती है, 24 घंटे में। तो हम ऐसा सैटेलाइट बना दें जो पृथ्वी के साथ घूमे, यानी उसका भी टाइम पीरियड आवर्तकाल कितना हो, 24 घंटे का हो। तो दोनों अगर 24 घंटे में, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ एक केंद्र है, अब ये हो गया एक
कोई पिंड, और ये क्या कर रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये जो चक्कर है ये 24 घंटे में कंप्लीट होता है। अब इससे कुछ दूरी पर अगर हम एक और उपग्रह ले लें जो एकदम इसके सीध में ही हो, और जब ये भी चक्कर लगाएगा तो 24 घंटे में लगाएगा। तो अब बात आप एक चीज़ देखिए कि ये दोनों साथ साथ ही तो ऐसे गति करेंगे, ये यहाँ आएगा ऐसे ऐसे क्या करता रहेगा, दोनों साथ साथ गति करते रहेंगे। तो अगर पृथ्वी के सतह पे आप खड़े होकर उस उपग्रह को देखिए तो आपको लगेगा कि वो उपग्रह तो जा ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है। तो बात आई समझ में, यानी एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के सतह से खड़े होकर अगर आप देखें तो आपको क्या लगेगा कि वो स्थिर है। ऐसे सभी उपग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। बच्चों ये जो भू उपग्रह होते हैं, भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं, इनका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर ही होता है। पृथ्वी का आवर्तकाल अगर हम उसके खुद के एक्सिस पे निकालें तो वो 24 घंटे के आसपास में आती है। मतलब पृथ्वी अपना एक चक्कर जो है अपने ही अक्ष के परितः कितने दिन में पूरा कर लेती है, 24 घंटे में। तो इसी तरह से ये जो उपग्रह है ये भी अपना एक चक्कर जो पृथ्वी के अबाउट ये जो चक्कर लगा रहा है ये कितने देर में लगा लेगा, 24 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से ये उपग्रह पृथ्वी के सतह से हमेशा कैसा दिखेगा, स्थिर दिखेगा। बच्चों ऐसे उपग्रह का जो इस्तेमाल है वो हम लोग जीपीएस में करते हैं। जीपीएस मतलब जब आप लोग कहीं कोई रास्ता ढूंढने जाते हो तो उस समय वो जो रास्ता आपको बताया जाता है आपके फ़ोन में, तो आपका फ़ोन इन्हीं जियो स्टेशनरी यानी भू स्थिर उपग्रहों से कनेक्ट होता है और आपको रास्ता बता देता है। इसी भू उपग्रह सैटेलाइट का यूज़ करके हम मौसम का पता कर लेते हैं कि मौसम, आने वाला मौसम कैसा है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ जो टेलीकम्युनिकेशन है, यानी जो हमारे मोबाइल फ़ोन के जो नेटवर्क्स काम कर रहे हैं या फिर आप अपने घर पे बैठे टेलीविज़न देख पा रहे हैं इस समय, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो इस समय सैटेलाइट टेलीविज़न होती हैं, ये सब किसके इस्तेमाल करती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करती हैं। इन्हीं सैटेलाइट के थ्रू आप कहीं भी इस समय किसी भी पोजीशन पे अर्थ का इमेज ले सकते हैं, किसी भी जगह का इमेज ले सकते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो भू उपग्रह सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, इनका आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे, पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर। क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ ही घूमते हैं इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष ये हमेशा कैसे प्रतीत होंगे, स्थिर प्रतीत होंगे। इसलिए इनका नाम क्या है, भू स्थिर या भू तुल्यकाली। अब तुल्यकाली का क्या मतलब है कि जितना टाइम पीरियड अर्थ का है उसके एक्सिस के अबाउट उतना ही टाइम पीरियड इस ग्रह का, उपग्रह का भी है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, भू स्थिर उपग्रह। बच्चों ध्यान रहे ये नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्राकृतिक हमें उपग्रह नहीं मिलता है जो पृथ्वी के साथ साथ ही चक्कर लगाए। ये हम लॉन्च करते हैं पृथ्वी के सतह से, क्या करते हैं, इनको पृथ्वी की कक्षा पे हम स्थापित कर देते हैं। अब कितनी दूरी पे स्थापित करना है तो वो आपके पास यहाँ फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले में लिख के एच का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब एच का मान निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए आप यहाँ से t निकाल सकते हैं। तो t कितना चाहिए, अगर ये भू स्थिर है तो इसका भी आवर्तकाल कितना होना चाहिए, 24 घंटा। तो 24 घंटे के लिए आप लिखेंगे 24 को अगर हम सेकंड में बदलें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84,600, ये आएगा ना, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप। सॉरी, ये कितना आएगा, ये आएगा 86,400। आप यहाँ से RE लिख सकते हैं। RE पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, लगभग ये जो त्रिज्या है ये 6370 किलोमीटर के आसपास में आएगी। और जो G है इसका मान हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सारी वैल्यू यहाँ, ये 4 पाई वगैरह की जब सारी वैल्यू आप पुट कर लेंगे तो आपको जो H है वो कुछ इतना मिलेगा, ये आएगा 42,200 के आसपास में, 42,000। एक मिनट देख लिया जाए ये वैल्यू कितनी है। हाँ बच्चों, ये वैल्यू जो है ये जब आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42,200 आएगा। और इसमें से आप RE को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 63,370 क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 35,800 लगभग। इतनी ऊंचाई पे ये जो भू स्थिर सैटेलाइट होते हैं
ये इतनी ऊंचाई पे पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। एक और बात है सब बच्चों इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है हमारी, ये सूर्य के परितः पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है। आपको दिखता है ना कि सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहा है, लेकिन जो पृथ्वी है जब इसका चक्कर हम निकालेंगे कि कैसे किस दिशा में ये घूम रही है, तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, इसीलिए हमको सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ दिखाई देता है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं यानी भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं, इनकी भी दिशा किधर होती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। लगभग ये 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको दिख रहा है स्पीड कितनी है, बहुत कम स्पीड है ना, 3.08 पर सेकेंड। कहा नहीं हमने कि 3 किलोमीटर ये चला गया। तो ये हो गया बच्चों भू उपग्रह सैटेलाइट। अब आप बता पाएंगे कि इसके यूजेस क्या हैं, क्या क्या यूज़ हैं। तो हमने बताया कि टेलीकम्युनिकेशन, आप जो सैटेलाइट के थ्रू इस समय आप टीवी देख रहे हैं, वो जो फ़ोन वगैरह हम लोग कर रहे हैं, जो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं वो, साथ ही साथ जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अगर हमको कोई जगह ढूंढनी हो तो इन सारी जगहों पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, भू उपग्रह सैटेलाइट यानी उपग्रह का इस्तेमाल करते हैं। बस आपको समझना ये है कि कोई भी एक ऐसा सैटेलाइट जिसका आवर्तकाल कितना हो, पृथ्वी के आवर्तकाल यानी पृथ्वी जब अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो 24 घंटे अगर किसी भी सैटेलाइट का आवर्तकाल है, यानी अगर कोई भी उपग्रह 24 घंटे में अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है, तो ये उपग्रह क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भू स्थिर या भू तुल्यकाली उपग्रह। ठीक बच्चों, ये तो हो गई बात। अब इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भारहीनता। उसको भी हम लोग समझ लें कि भारहीनता क्या है। बच्चों, भारहीनता समझने के पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपको आपका वजन कैसे पता चलता है। तो बच्चों, हमें जो हमारा वज़न है, जब हम किसी सरफेस पे, किसी पृष्ठ पे खड़े होते हैं, तो पृष्ठ पे हमारे द्रव्यमान की वजह से एक बल नीचे की तरफ काम करता है, और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब हम बल लगाएंगे तो उसका एक रिएक्शन यानी अभिक्रिया, प्रतिक्रिया बल हमें मिलेगा, और इसी प्रतिक्रिया बल के स्वरूप आपको आपका वजन पता चलता है कि आपके अंदर कोई भार है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अभी प्रतिक्रिया बल R या W वेट इक्वल्स टू mg, ये लिखते हैं हम। मतलब बच्चों की अगर सतह जो है, कोई भी सतह जो है, अगर वो रिएक्शन प्रतिक्रिया बल न लगाए तो हमें हमारा भार जो है वो पता नहीं चलेगा। अगर प्रतिक्रिया बल न लगाए तो R का मान कितना हो जाएगा, 0। तो आपका वेट कितना पता चलेगा, 0। बच्चों, ऐसी ही कंडीशन होती है जब कोई एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में होता है। जब वो अंतरिक्ष में होता है तो जब भी अब उस अंतरिक्ष यान में बैठा है तो उसे अपना वज़न पता नहीं चलता है। अगर आपने कोई हॉलीवुड की मूवी देखी हो, जिसमें जैसे ग्रेविटी नाम की एक मूवी थी, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको हमेशा वो लोग तैरते हुए दिखाई देंगे, चलते हुए नहीं दिखाई देंगे। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होता है अंतरिक्ष में चल नहीं पाता है। चलने के लिए उसे क्या करना है, पृथ्वी पे फोर्स लगाना है, तो पृथ्वी को अपने पैर से वो दबाएगा, फलस्वरूप उसे प्रतिक्रिया बल मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अंतरिक्ष यान में जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको प्रतिक्रिया बल मिलता ही नहीं है, जिस वजह से वो हवा में उड़ जाता है, उठ जाता है। बच्चों, अगर अंतरिक्ष यान में कोई यात्री चाहे कि वो गिलास से पानी पी ले तो भी वो नहीं पी सकता, उसके मुंह तक वो पानी जाने के पहले ही छोटे छोटे ड्रॉप में टूट जाएगा। वो खाना भी जो है पाइप के थ्रू ही खाते हैं, और कोई व्यक्ति ही नहीं, लगभग उस अंतरिक्ष यान के अंदर सारी वस्तुएं जो हैं वो भारहीनता का अनुभव करती हैं। बच्चों, इस भारहीनता का अनुभव हम पृथ्वी पे भी कर सकते हैं। इसके लिए जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें हम लोग लिफ्ट के बारे में पढ़े थे, और लिफ्ट में हमने कहा था कि अगर कोई लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण के अधीन अगर गिर रहा हो, मुक्त रूप से गिर रहा हो, मुक्त रूप से गिरने का मतलब है कि ये जो R है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था ना कि अगर गिर रहा हो तो mg माइनस ma, ये जो है ये त्वरण था लिफ्ट का जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तब। अगर यही त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाए, यानी ये जो त्वरण है, रेखीय त्वरण है, ये अगर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाए तो यहाँ से देखिए ये जो रिएक्शन है यानी प्रतिक्रिया बल mg माइनस mg
कितना आ जाएगा 0। तो आप उस लिफ्ट के अंदर भी क्या करेंगे, भारहीनता का अनुभव करेंगे। अब भारहीनता आपको लगभग समझ में आ रही होगी कि भारहीनता एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आप अपने वजन का अनुभव नहीं कर पाएंगे, आप ये फील नहीं कर पाएंगे कि आपका कोई वजन है। जैसे इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पानी के अंदर कोई तैरने की कोशिश करता है तो उसको अपना वजन कम लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि पूरा अभिक्रिया बल 0 नहीं होता है। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी भी हम पे क्या करती है, एक उत्प्लावन बल लगाती है, अपथ्रस्ट फोर्स लगा देती है, जिसके वजह से पूरी तरह से भारहीनता का तो अनुभव नहीं होता, लेकिन आप उसके अंदर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हल्का फील करते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत ही हल्की है। अगर 10 किलो का कोई लकड़ी का टुकड़ा उसमें डाल दिया जाए तो आप जब उसको उठाएंगे तो वो 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो के आसपास में ही आपको पता चलेगा। डिपेंड करेगा कि जो पानी है उसकी डेंसिटी, पानी नहीं, यहाँ लिक्विड कहेंगे ना, कि वो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कैसी है। ठीक है बच्चों, तो ये जो सारी चीज़ है, अब आपने समझ लिया कि अंतरिक्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति हो वो हमेशा क्या करेगा, भारहीनता का अनुभव करेगा। एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में उसको अपना वजन पता नहीं चलेगा, वो कोई सामान भी उठाना चाहेगा ना, बड़ी आसानी से वो उठ जाएगा, कितना भी भारी हो। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया बल तो काम कर ही नहीं रहा है। और जब प्रतिक्रिया बल काम नहीं करेगा, उस दशा में अंतरिक्ष यात्री हो, कोई भी सामान हो, वो हमेशा क्या करेंगे, भारहीनता का अनुभव करेंगे। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में समझने की कोशिश करें कि ये अंतरिक्ष में, जब अंतरिक्ष यान के अंदर कोई अंतरिक्ष यात्री बैठा है तो वो भारहीनता का अनुभव करेगा। कब करेगा? जब प्रतिक्रिया बल 0 हो। तो हमें ये दिखाना भी पड़ेगा कि मैथमेटिकल फॉर्म में कि ये प्रतिक्रिया बल 0 कैसे होता है। इसके लिए बच्चों आप मान लीजिए कि कोई अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये चक्कर कब लगाएगा? जब गुरुत्वाकर्षण बल यानी Gme पृथ्वी का द्रव्यमान और उस उपग्रह का द्रव्यमान r² ये बराबर होगा किसके? mv² अपॉन r के बराबर। यहाँ से m को m कैंसिल कर दें, r से r को कैंसिल कर दें, तो Gme जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ स्क्वायर को कैंसिल नहीं करते हैं, आगे फॉर्मूले में हो सकता है यूज आ जाए, तो यहीं पे हम क्या कर दें, छोड़ दें इसको। तो ये हो जाएगा v² अपॉन r और यहाँ स्क्वायर। सिर्फ हमने m को m से कैंसिल कर दिया, बाकी जैसा इक्वेशन था वैसे हमने लिख दिया। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, हमने बस इतना माना कि कोई उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ एक वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इस दशा में जो पृथ्वी और उपग्रह के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो किसके बराबर होगा? Gme इंटू m अपॉन r² के बराबर। और जो अभिकेंद्र बल काम कर रहा होगा उपग्रह पे वो कितना होगा? mv² अपॉन r। v² क्या है? उपग्रह का कक्षीय वेग है। अब यहाँ से m को कैंसिल कर दिया, बचा क्या? Gme अपॉन r² बराबर हो गया v² अपॉन r के। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अब बच्चों, जब कोई अंतरिक्ष यात्री इस उपग्रह में, आप मान लीजिए कि ये कोई उपग्रह है और इसी में कोई अंतरिक्ष यात्री क्या है, बैठा हुआ है, तो अंतरिक्ष यात्री पर भी एक बल कार्य करेगा। और वो बल कौन सा काम करेगा? वो बल काम करेगा गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो अगर हम लिख दें गुरुत्वाकर्षण बल तो ये कितना होगा? Gme। और अगर अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान हम m' मान लें तो ये कितना हो जाएगा? m' अपॉन r²। लेकिन ये पूरा बल तो अनुभव नहीं करेगा। अब आप ऐसे सोचिए कि कुल बल कितना होगा, तो इतना बल तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री है वो उस उपग्रह के सतह पे खड़ा होगा। तो आप मान लीजिए कि जो सतह है वो उसके ऊपर r प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगाएगी, तो ये नीचे की तरफ लगेगा। ये बल अभिकेंद्र बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किधर की तरफ होगा? पृथ्वी के केंद्र की तरफ। तो पृथ्वी का केंद्र के तरफ ये बल काम करेगा और जो प्रतिक्रिया बल होगा वो उस व्यक्ति के या उस उपग्रह के सतह के ऊपर की तरफ काम करेगा, यानी इसकी विपरीत दिशा में काम करेगा। तो जो कुल बल है, इस व्यक्ति पर कार्य करने वाला कुल बल, अगर उसको हम लिखें तो व्यक्ति पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल माइनस प्रतिक्रिया बल को हम क्या लिख सकते हैं? यही लगेगा उस व्यक्ति पर कुल बल, यानी नेट फोर्स, इसी को कहेंगे हम। अच्छा, अब आगे समझें। तो
ये व्यक्ति भी तो उसी उपग्रह के साथ साथ घूम रहा होगा, तो अगर ये घूमेगा तो इसके ऊपर भी एक अभिकेंद्र बल लगेगा, और वो अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, इसी कुल बल के बराबर होगा। यानी यहाँ से अगर हम अभिकेंद्र बल लिखें तो ये हो जाएगा GME m' अपॉन r स्क्वायर माइनस r इक्वल्स टू अभिकेंद्र बल किसके ऊपर, जो अंतरिक्ष यात्री है उसके ऊपर। तो अभिकेंद्र बल कैसे लिखते हैं, m' द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान कितना है m', किस वेग से घूम रहा है, जिस वेग से उपग्रह घूम रहा होगा, तो v² अपॉन r लिख दें। ठीक, ये इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बच्चों इसको नोट करिए, फिर इसके बाद लिखते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, m' को कॉमन ले लेते हैं। ये m' हो गया, अगर कॉमन कर दें तो ये बचेगा क्या, GME अपॉन r स्क्वायर माइनस r इक्वल्स टू m' v0 स्क्वायर अपॉन r। तो m' से m' कैंसिल, और यहाँ m नहीं था ना m', तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया m' क्या है, अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान। ठीक बच्चों, अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखें इसको लिखा जा सकता है GME अपॉन r स्क्वायर माइनस r अपॉन m' इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r, ये लिख सकते हैं। अभी इसके पहले हमने इक्वेशन बनाया था, और उस इक्वेशन में हमने क्या लिखा था, पृथ्वी और उपग्रह के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्र बल लगा था, उसके लिए हमने लिखा था ना कि GME इंटू m, ये किसका द्रव्यमान है, ये उपग्रह का, r स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर, ये अभिकेंद्र बल है इसके ऊपर, उपग्रह के ऊपर। तो यहाँ से m से m को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये m से m कैंसिल हो गया। यहाँ से GME अपॉन r स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v0 स्क्वायर अपॉन r, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, सॉरी GME, यहाँ देखो GME अपॉन r स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर अपॉन r। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा कितना, v0 स्क्वायर अपॉन r माइनस r अपॉन m' इक्वल्स टू v0 स्क्वायर अपॉन r। इससे ये कैंसिल हो गया, हमें मिला क्या, r अपॉन m' इक्वल्स टू 0, यानी r की वैल्यू क्या है, 0। यानी उस उपग्रह के अंदर जो प्रतिक्रिया बल था वो क्या था, 0 था, जिसको हमने माना था कि प्रतिक्रिया बल क्या है, r है। तो कोई भी प्रतिक्रिया बल अगर होगा ही नहीं तो उसके अंदर कोई भी अंतरिक्ष यात्री कैसा अनुभव करेगा, वो भारहीनता का अनुभव करेगा, यानी उसको अपना वजन जो है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।